ठीक है, ये एक बार करवाया, बट लास्ट ईयर इतना ज्यादा रिपीट हो रहा था ग्रुप्स में, रिविजन ग्रुप्स मेरे 3-4 हुए थे जिसमें मैंने ज्वाइन किया हुआ था ऑनलाइन। तो उनमें बार बार क्वेश्चंस टीचर्स या फिर स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं से पढ़कर ये पूछे थे और एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर में था ये। ठीक है, जो मैं आपको करवा रही हूँ क्वेश्चन, सीरियसली कह रही हूँ। एक सबको होता है ना कि जितना करवा दिया काफी है, बट एज सुन एज आई गेट होल्ड ऑफ अ न्यू क्वेश्चन ना, मेरे अंदर वो होता है कि बस एक खलबली सी मच जाती है कि करवाना है, क्लास में कवर करना है। तो भी कह रही हूँ जितना क्लास में काम करवाती हूँ तो क्लासेस मिस मत करो। एंड दैट इज व्हाई आई रिकॉर्ड माई सेशंस। पोस्ट करूँ चाहे ना करूँ, बट मेरे पास रिकॉर्डिंग होती है एज एंड व्हेन कोई बच्चा मांगता है तो मुझे पता, मैंने वो क्लास रिकॉर्ड किया, प्लस मैंने क्या करवाया, मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन उसकी होती है। राइट, अगर मैंने कोई क्वेश्चन करवाया और मुझे मुझे नोटिस में नहीं आया, आई हैव फॉरगॉटन अबाउट इट, तो आई कैन ऑलवेज गेट बैक टू दैट क्वेश्चन। राइट, और ये क्वेश्चन लास्ट ईयर के बोर्ड पेपर में था। So Zain invested certain amount of money in two schemes, A and B, which offer interest at the rate of 8% and 9% per annum. She received 1860 as annual interest. तो ये हमारा इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ये इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन ना, इसके फॉर्मूला आपने क्लास 8th में किए थे। ठीक है, क्लास 8 में भी आई डोंट नो रैशनलाइज सिलेबस में ये कट चुका है कि नहीं, ये था एक्सरसाइज परसेंटेजेस में। हाँ, एक ही एक्सरसाइज थी बस, उसके पांच छह क्वेश्चंस करवा के आपको कहते हैं कि पूरा सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट समझा दिया उन 4-5 क्वेश्चंस में, है ना। तो यही क्वेश्चन वो टॉपिक आपने तब किया हुआ है, लेकिन पूछा ये 10th में जा रहा है। बात समझ में आई? तो इसीलिए अपने 9, 10th के और 8th के फॉर्मूलाज को अच्छे से हमें रिवाइज करना है साइड बाय साइड। सो पहली चीज तो, जब सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, यू विल रिमेंबर सिंपल इंटरेस्ट इज प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में या सिंपल इंटरेस्ट में आपको फर्क जो है वो किसी और दिन की डिस्कशन में आएंगे, लेकिन यहां पर उसने कहा है ऑफर इंटरेस्ट, और ये 1 साल की बात हो रही है। ठीक है, शी रिसीव्ड एज एनुअल इंटरेस्ट, तो 1 साल की बात हो रही है, तो 1 साल में सिंपल कंपाउंड दोनों सेम होते हैं। तो इसीलिए हम इसको फिलहाल के लिए ज्यादा सोचेंगे नहीं। अगर उसने मुझे इंटरेस्ट ही कहा हुआ है तो हम उसे आज सिंपल ही ट्रीट करके लेकर आएंगे। तो एक सम ऑफ मनी को दो स्कीम्स में इन्वेस्ट किया जा रहा है। एक दे रही है 8% पर एनम और एक दे रही है 9% पर एनम, और इन दोनों स्कीम से जो इंटरेस्ट मिला है वो है 1860। तो हाउएवर दे से इफ दे हैड स्विच्ड, उसने इंटरचेंज किया होता, मतलब जो यहां पर अमाउंट इन्वेस्ट किया वो यहां डाल देते, 8% वाले को 9% में डाल देते, तो उसको 20 रुपीज ज्यादा मिलते। 20 रुपीज ज्यादा का मतलब है कितना मिल जाता, 1880 एज द इंटरेस्ट। सो हाउ मच डिड शी इन्वेस्ट इन ईच स्कीम? तो पहली चीज वही, हाउ मच डिड शी इन्वेस्ट, तो हम लोग एक्स एंड वाई को क्या लेंगे, अमाउंट इन्वेस्टेड। सो वील राइट लेट द मनी इन्वेस्टेड इन स्कीम ए। ठीक है, और जितनी भी डिस्कशंस चल रही है ना अभी तक, जितना भी फोरम्स में डिस्कशंस हो रहा है, सीबीएसई के पेपर्स और बोर्ड के 10th के पेपर, मुझे तो लगता है कि अब से लेवल जो आपकी लास्ट पेपर का था वैसे ही आने वाला है। मुश्किल नहीं है, लेकिन ट्रिकी होता है, प्लस जिसने पूरे साल पढ़ाई की होगी ना उसी के मार्क्स आएंगे। 10th में ना कुछ ना सोचना, ठीक है, कि फ्रेंड्स हैं पार्टीज हैं वो सब आपकी आ जाएगी, पर जो 10th के नंबर है ना वो तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी चलने वाले हैं। जब तक पढ़ाई करो तब तक तो स्पेशली, है ना। जब तक पढ़ाई करो ना, कहीं भी कुछ ना कुछ हो गया तो होता है कि ठीक है सिंपल ग्रेजुएशन करनी है, पोस्ट ग्रेड करनी है, देन ओके तो कुछ भी आ जाए। हाँ, बट पेरेंट्स का एक होता है या खुद का एक एक्सपेक्टेशन होता है, वो तो ठीक है। बट इफ यू आर सीरियस अबाउट योर करियर कि हमें आगे जॉब करना है या कुछ भी, हमें किसी भी फील्ड में जाना है, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में जाना है, तो आपकी ये मार्क्स जो है ना, एक आपकी रिफ्लेक्शन होगी आपका कैरेक्टर का और एक एटीट्यूड का, कि व्हाट वाज योर एटीट्यूड इन 10th स्टैंडर्ड, यू वर सीरियस इन योर स्टडीज, यू अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ योर बोर्ड एग्जाम्स एंड यू फेयर्ड वेल इन दोज एग्जाम्स। और बिना पढ़े नंबर आए बहुत अच्छी बात है, लेकिन पढ़कर नंबर जरूर आते हैं। ठीक है, मैथ्स पढ़ने के बाद नंबर जरूर आएंगे, ऐसा नहीं है कि मैथ्स में नंबर नहीं आएंगे अगर पूरा साल डेडिकेटेडली पढ़ रहे हो। तो दो हमने स्कीम्स में इन्वेस्ट किया, स्कीम ए स्कीम बी, और यहाँ पर 8% है और यहाँ पर 9% है। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है 8% ऑफ एक्स, पी इज एक्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8, टाइम इज 1, फॉर्मूला समझ में आ गया, इंटू 9% ऑफ वाई,
और जो इंटरेस्ट मिला वो कितना है, 1860। अब इसे स्विच कर दो, 8% इन्वेस्ट किया होता बाय, 9% पे किया होता एक्स, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 9x/100, 8y/100। अंजनी नींद से उठ गए, और जिससे, है ना। Yes, ma'am. तेरे नंबर ना आए होते ना, फिर तेरी क्लास लेती, तेरे 9th में फिर भी ठीक नंबर आ गए। चलो, 2 स्कीम्स आ गए, और 10th में भी हमें अच्छा रखना है रिजल्ट अपना, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशंस होगी, इन्हें सॉल्व कर लो। यही क्वेश्चन था जो 3 मार्क्स में, आई कुड से 3 या मैक्सिमम 5 मार्क्स में आपके बोर्ड पेपर्स में आया है। भी चेक कर देती हूँ, 3 या 5। 25 के बोर्ड पेपर्स में यही क्वेश्चन है। अच्छा, ये मत कहना कि मैम अगर 25 में आएगा तो 23 में, अब 26 में नहीं आएगा, बिकॉज बोर्ड रिपीट भी करती है। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 22 में भी था, 23 में भी था, 23 में था, 24 में था, हाँ 25 में नहीं आया। दिस क्वेश्चन वाज फॉर 5 मार्क्स। लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चन थे, 5 मार्क्स में आए हुए। लीनियर और क्वाड्रेटिक दोनों के सेक्शन डी में आए हुए, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करना है, अच्छा इसी स्पेशल इक्वेशंस की हम बात करेंगे बाद में, कल की क्लास में। तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास बन जाता है 8x+9x इज, 2 जीरोस लास्ट में आ जाएंगे इसके। मैंने 100 जो है वो एलसीएम ले लिया, एंड देन इट वुड बी 9x+8x इज 8,000। इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 8 से, 72x+81x। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे, एंड दिस विल बी 72x+64x। अब इसी इक्वेशन को ना बहुत जल्दी मल्टीप्लाई, इनके आंसर्स को सॉल्व करना बहुत क्विकली एक वे में सिखाऊंगी। तो इसको सॉल्व किया, दिस इज 17x, माइनस करेंगे 3 जीरोस और 091, यही आ रहा है। मेरा आंसर शायद गलत है, यहाँ पे प्लस ज्यादा बड़ा आएगा, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई ठीक नहीं किया। तो 9 से करना है ना, इसको 8 से, 0, 54, 72, 7, 16, 8, 4, 6, 7, 1674, और यहाँ पे 17, x विल बी इक्वल टू 10, ठीक है। अगर x 10,000 आ गया तो y की वैल्यू हम निकालेंगे बाय पुटिंग x as 10,000। सो इट वुड बी 80,000 प्लस 9x इज 18630, 9x, जब 80,000 माइनस करेंगे, 9y।
की वैल्यू। दिस विल बी 8x प्लस 90,000 एज 118। 8x में से 90 किया माइनस, ठीक है ना, तो ये मेरे पास आ जाएगा 76। नहीं, 96, it would be 96,000, तो x will be equal to, so the money invested in two schemes will be 12,000 and 10,000। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, चलो पहले करते हैं इसको। इसमें लिखा है शॉपकीपर सोल्ड अ साड़ी एंड अ स्वेटर टुगेदर फॉर ₹1050, thereby making a profit of 10% on sari and 5% on sweater. If he had taken a profit of 25% on sari and 10% on sweater, he would have gotten 15 more. Find the cost of each. तो ये क्वेश्चन है प्रॉफिट और लॉस में से, ठीक है। तो प्रॉफिट के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो सेलिंग प्राइस होती है ना उसे हम क्या लिखते हैं, 100 प्लस प्रॉफिट का जो परसेंटेज है अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस इज 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ठीक हो गया। अब दोनों में हमें कॉस्ट निकालनी है, साड़ी की और स्वेटर की, तो हम लिखेंगे लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी is equal to ₹X. Let the cost price of sweater ₹Y. अब जो यहां पर उसने ये 1050 दिया हुआ, ये प्रॉफिट नहीं दिया हुआ। सोल्ड अ साड़ी मतलब दैट इज द बेसिक अमाउंट ही हैज रिसीव्ड फ्रॉम बोथ द आइटम्स, राइट। तो अगर उसने प्रॉफिट 10% का प्रॉफिट लिया है साड़ी पर, तो साड़ी की जो सेलिंग प्राइस है, अगर आपको ये चीज समझ में आती है तो ठीक है, इट्स 110% ऑफ एक्स। ठीक है, 10% का प्रॉफिट हुआ है, तो इसका मतलब जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी उससे 10% ज्यादा। अगर कॉस्ट प्राइस 100 थी तो 10% ऐड करके 110 हो गया। और ऐसे ही 25% प्रॉफिट ऑन स्वेटर, सो इसको हम 125/100 लिख देंगे एंड दैट वुड बी इक्वल टू 1050। अब वो कहते हैं कि अगर यहां पर 25% प्रॉफिट लेते और यहां पर 110% प्रॉफिट लेते, तो हमारा टोटल जो मनी रिसीव होता वो होता 15 मोर, सो इट वुड बी 1065। ये समझ में आया? तो बोलो कहां पर नहीं समझ में आया। देख, जब भी हमें सेलिंग प्राइस दी होती निकालनी होती है तो उसका प्रॉफिट फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, ये होता है ना कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो बेसिक है। अब जो ये प्रॉफिट होता है ना, ये परसेंटेजेस में दिया होता है, क्योंकि एक चीज नहीं सेल करते कि एक आइटम सेल किया, हमारी बल्क होती है कि उसमें भी सेम रहेगा। 10 चीजें सेल की तब भी प्रॉफिट पर आइटम सेम है। तो प्रॉफिट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेजेस की, जैसे 90% आपके आते हैं तो इसका मतलब है कि ओवरऑल हर सब्जेक्ट में 90 रिसीव किया तुमने। ठीक है, तो अब कहते हैं कि अगर मान लो कि मुझे प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज इज 10, विच मीन्स कि अगर कॉस्ट 100 होगी, ठीक है, उसमें मैं ₹10 ऐड करके सेलिंग प्राइस लगा दूंगी एज 110। ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस मेरी 200 होगी, 10% प्रॉफिट के हिसाब से मैं ₹20 ऐड कर दूंगी, उसमें डाल दूंगी 220। आप देखोगे परसेंटेज में तो एडिशन वही है। परसेंटेज अगर हम निकालते हैं ना 20/200, तो 10% है, अमाउंट वाइज वेरी करता जा रहा है। ठीक है ना, तो अगर ₹1000 कॉस्ट होगी तो आई एड 100 टू इट 10% के हिसाब से, और मुझे सेलिंग प्राइस मिल जाएगा 110। अब कहा क्या हुआ है कि हमें ना कॉस्ट पता है ना सेलिंग प्राइस पता है,
मुझे कहा गया है कि जो प्रॉफिट है वो 10% है, और प्रॉफिट एक स्टैंडर्ड होता है कि इट विल बी ऑन द कॉस्ट प्राइस इटसेल्फ। सो लेट्स से कि कॉस्ट प्राइस एक्स है, इसमें मैंने 10% ऑफ एक्स ऐड किया होगा, और तब जाकर मुझे सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। तो इन जब दोनों को ऐड करोगे तो कुछ इस तरह से आएगा, एंड इट वुड बी 100। तो बेसिकली 10% प्रॉफिट मतलब 100 के ऊपर 10% बढ़ाकर बेच दिया, 25% प्रॉफिट। सिंपल सी बात हो, जो सेल लगी होती है ना, तो देते हैं कि नहीं 20% फ्लैट डिस्काउंट। आप किसी भी ट्रैक को देखते हो तो आप क्या करते हो, -20%। वो डिस्काउंट है, वो सेल है, वो लॉस है। समझ में आ गया? तो प्रॉफिट मतलब जितना परसेंटेज है उसे 100 में ऐड करके अपनी कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करो, जो भी आपको गिवन प्राइस है उससे मल्टीप्लाई करो। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस बन जाती हैं। इन दोनों इक्वेशंस को एक सिंपल वे में सॉल्व करेंगे, राइट? दिस विल कम अंडर द टॉपिक सम स्पेशल टाइप्स ऑफ quadratic equations. दिस वुड कम अंडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे वाला क्वेश्चन, ठीक है? देखो इसमें हुआ क्या है, अभी तक बहुत से ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे, मैंने कवर नहीं किया। अब इसमें हो क्या रहा है देख लो, ये कल भी करवाऊंगी, इसमें समझ भी लो इसको इजीली कैसे सॉल्व करना है, बहुत क्विकली। पिछले वाला क्वेश्चन भी बहुत इजीली वैसे सॉल्व होता। देखो यहाँ पर आप देखोगे कि जो एक्स का कोएफिशिएंट है वो वाई में आ गया, और जो y का कोएफिशिएंट है वो x में आ गया, है ना? और जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो, आपके कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज कर रहे हो x और y में, x का y में, y का x पे साइन भी हो सकता है, प्लस का माइनस भी हो जाए। सो दैट मींस दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको यूजुअल वे से कोएफिशिएंट्स को एलिमिनेट करके मल्टीप्लाई करके एलिमिनेट करने में ना बहुत टाइम लगेगा, है ना? लंबी कैलकुलेशंस आ रही है इसमें। तो ऐसे वाली इक्वेशंस को, और ये इंपॉर्टेंट भी है, बोर्ड एग्जाम्स में आता भी है, पिछले 2 साल से आ रहा है, इस साल नहीं आया, पिछले 2 साल से क्वेश्चन पेपर में आ ही रहा था, ठीक है? तो आपने क्या करना होता है, ये होती है स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन विच द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई हैव इंटरचेंज। इसे सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, ऐड द टू इक्वेशंस, एक बार इन्हें ऐड कर दो। तो अभी जाकर अगर आप सारा रिवाइज करोगे, यू विल चेक कि आपकी ये दोनों इक्वेशंस इससे बहुत इजीली सॉल्व हो जाती है। इन दोनों को ऐड करोगे, देखो क्या होगा, इन दोनों को ऐड किया, दिस बिकम्स 235x, प्लस यहां पर भी 235y, और इसको अगर ऐड करते हैं तो 211500, ठीक है? आपका 235 जो है वो कॉमन आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 211500, x प्लस वाई मैक्सिमम ऑलमोस्ट 99%। आपका जो ये सम है वो 235 से डिवाइड हो जाएगा। 235 इंटू 9 करो, 5, 45, 27, 1, 3, हो गया ना? तो यहां से ये आ जाएगा 900। तो एक इक्वेशन हमारे पास बनकर के आ गई, x प्लस वाई 900। देखो कितने लंबे लंबे कोएफिशिएंट्स थे। आप इसको 125 से मल्टीप्लाई करते, इसको 125 से करते, और ये 125 से होता, ये 110 से करते, इसको 110 से करते, और ये भी 110 से होता। बहुत लंबी कैलकुलेशन है ना? इतना 2 नंबर में क्वेश्चन आया होगा ये, या 1 मार्क में, इतना वर्थ इट नहीं है इतनी कैलकुलेशंस करना। तो जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिखता है जहां पे कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज कर रहे हैं, ऑलवेज ऐड देम। ऐड का काउंटर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट। एक बार इन इक्वेशंस को ऐड करना है, एक बार इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो एक इक्वेशन बन गई ना हमारी, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। अब जो एडिशन वाला पार्ट है ना, मैं उसको इरेज कर रही हूँ, कर दो, है ना? अब एडिशन वाले पार्ट को ना हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। मैंने ऐड किया और मेरे पास देखो सिंपल सी इक्वेशन बनकर आ गई, x प्लस वाई इज 900। अब इन दोनों को एक बार कर दो सब्ट्रैक्ट, ठीक है? तो देखो ये -125 है, इट विल बी -15x, और यहां से +15y आ जाएगा। इनको सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ जाएगा -1500, यही आ रहा है, ठीक है? फिर से 15 कॉमन ले लोगे, -15 कॉमन लो या 15 कॉमन लो, -x प्लस वाई इज -100। जो लंबी कैलकुलेशंस वाली इक्वेशन थी उन्हें सॉल्व करना,
या ये छोटे से x प्लस वाई x माइनस वाई को सॉल्व करना? क्या आसान है, अपना पिक करो और उसी हिसाब से सॉल्व करोगे। देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जहां पर ना बच्चों को कुछ नहीं आता ना, और टीचर्स भी आजकल बहुत शेयर करते हैं कि देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए, और बच्चे ने पूरे 15-20 मिनट लगाए हुए हैं इसमें। सारी कैलकुलेशंस करके एक एक स्टेप पूरा लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे कोएफिशिएंट्स, यहाँ पे कोएफिशिएंट्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, फिर सब्ट्रैक्ट किया है, फिर डिवाइड किया है, राइट? बट देन ऑल ऑफ देम से कि इट इज नॉट वर्थ इट टू स्पेंड सो मच टाइम ऑन अ 3 मार्क क्वेश्चन। मतलब वो तो बस यही आता है कि अच्छा पेपर में यही आता है तो कर दिया, चलो 3 नंबर तो आ गए। बट अगर हमें पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है तो ये आपको मार्क्स नहीं दिलवाएगा। ठीक है, y की वैल्यू आ गई 400, तो अगर हम पुट करेंगे x की वैल्यू 500, सो दिस इज योर कॉल। आपने यहाँ पर कोएफिशिएंट्स को सेम करके किया, या फिर आपने टेक्निक याद रखी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो जब भी आपको बड़े बड़े कोएफिशिएंट्स दिखते हैं और आपको दिख रहा है कि दोनों कोएफिशिएंट्स आपस में इंटरचेंज हो गए हैं, तो ऐसे केस में हमेशा ऐड द इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट एंड देन सॉल्व। बहुत इजीली ओरली क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, तो ये स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इनमें से 3-4 मैं आपको कल प्रैक्टिस करवा दूंगी। लेट्स प्रोसीड। हमारा नेक्स्ट वाला, ये वाला आप खुद कर सकते हो। अ पर्सन इन्वेस्टेड, अगर इनके आंसर्स नहीं लिखे हुए ना, मतलब ये बोर्ड पेपर से उठाए हुए क्वेश्चन सारे। ठीक है, इनके अगर आंसर्स नहीं मेंशन किए हुए, बिकॉज मैंने सारे बोर्ड पेपर्स खोले थे स्टेप बाय स्टेप, और उसमें से हमने ये क्वेश्चंस कवर किए थे। फिर अ पर्सन इन्वेस्टेड सम मनी 12% SI, some amount at 10% SI. He received yearly interest 1300. Interchange किया होता तो he would have received 40 more interest. How much did he invest at different rates? Quickly solve करो इसको, इक्वेशंस फॉर्म कर लो, आंसर्स हम कल कंफर्म कर लेंगे इसके। So some money at 12%. So let the money invested at 12% be X. Money at 10% be Y. So 12% of X plus 10% of Y would be 1300. और हैड ही इंटरचेंज, तो अब देखो यही क्वेश्चन जो है अभी जो आपने किया था ना, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, वुड बी 1340। यही हो रहा है ना, है ना? आपके पास इक्वेशन क्या बन गई? 12x प्लस 10y एज 1,30,000, और यहां से आ जाएगा 10x प्लस 12y एज 1,34,000। तो इसको भी आप ऐड सब्ट्रैक्ट करके कर सकते हो सॉल्व। इफ यू डोंट फील लाइक मल्टीप्लाइंग, इसको आप एक बार ऐड करोगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, इफ आई ऐड द टू, इट वुड बिकम 22x plus 22y,
will be 264 and then 3 zeros. तो देखो x प्लस वाई कितनी आसानी से हमारे पास आ जाएगा, x प्लस वाई एज 12,000, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2x माइनस 2y एज -4,000, तो x माइनस वाई एज -2,000, तो यहां से आ जाएगा x माइनस वाई -2,000, ये कैंसिल हो गया। 2x इज 10,000, x की वैल्यू क्या आ गई 5,000, और x अगर 5,000 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी एज 7। ठीक है, क्लियर हो गया इतना सबका, आ गया ना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन बोर्ड के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 24 में आया था, ये बोर्ड पेपर 2024। अब इसमें सबसे आसान सबसे जरूरी है टू फॉर्म इक्वेशन। व्हेन अ टू डिजिट नंबर is divided by sum of its digit, the quotient is 8. If the tens digit is diminished by 3 times the unit digit, the remainder is 1. What is the number? बोलती जा रही हूँ कि 2 डिजिट्स का नंबर आएगा, फिर उसको कहा जाएगा इंटरचेंज करो, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ ये, ठीक है। लेकिन डिजिट्स के बारे में बात की गई है, तो हमेशा हमें क्या करना है, let the digit at tens place is equal to x, let the digit at units place is equal to y, और नंबर क्या बनेगा हमारा, बताओ नंबर क्या बनेगा, 10x प्लस वाई, है ना। अब इसमें रिवर्स की हमें नहीं जरूरत है तो ठीक है, तो उसने कहा है व्हेन अ टू डिजिट नंबर, कौन सा, ये व्हेन अ टू डिजिट नंबर इज डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिजिट्स x प्लस वाई, कोशेंट कितना आ गया 8, ठीक है। इफ द टेंस डिजिट कौन सा है x, इज डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड क्या होता है, अपने मैथ्स के टर्म्स में बात करेंगे, डिमिनिश्ड क्या होगा, प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड, क्या होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इट वुड बी माइनस, डिमिनिश किया है कम किया है, ठीक है। तो ये आ जाएगा डिमिनिश्ड बाय 3 टाइम्स, 3 टाइम्स का मतलब 3 से मल्टीप्लाई किया है, किसको, यूनिट्स प्लेस को, जो हमने क्या लिया था y। द रिमाइंडर मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर होता है उसे रिमाइंडर बोलते हैं, दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो जब ऐड किया जाता है तो उसको सम बोलते हैं, डिफरेंस बोलते हैं माइनस वालों को, एंड वी ऑलवेज ऑल्सो से इट एज रिमाइंडर। व्हाट रिमेन्स इज रिमाइंडर। आफ्टर repeated subtraction what remains is the remainder, repeated subtraction is division only, या फिर हमने दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया तो जो आंसर आया दैट इज रिमेंड, ठीक है। तो ये दो इक्वेशंस बन गई, चलो सॉल्व कर लो।
y is 2, x is 7, और इससे मिलाकर हमारा therefore the number would be, क्योंकि मैंने टेंस पे क्या रखा था, x को, यूनिट्स पे रखा था y को, तो मेरे पास आ जाएगा नंबर इज 70। तो 72 को जब 9 से, सम ऑफ डिजिट्स है 9, तो उससे डिवाइड किया, आंसर 8 आ गया। ठीक है, और अगर हम 7 माइनस 3y करते हैं तो आंसर 1 आता है। 7 माइनस 6 1। ठीक हो गया इतना, समझ में आ गया ना? राइट, अगेन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन डिजिट्स ओनली। The result of dividing a number of two digits by the number with digits reversed is 1 3/4. If the sum of digits is 12, find the number. So let the digit at tens place as x. Let the digit at units place is equal to y. Therefore, the number is 10x plus y. अब रिवर्स भी सुन रहा है ना मुझे, तो मैं देख लूंगी रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा। रिवर्स नंबर इज 10y plus x. सो द क्वेश्चन सेज कि अगर हम डिवाइड करते हैं एक नंबर को उसके रिवर्स के साथ, तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 1 3/4। 1 3/4 इज 7/4। गुड इनफ, हमारी इक्वेशन तो बन गई ना एक्स एंड वाई में। और दूसरा क्या कहा गया है, सम ऑफ डिजिट्स इज 12। सो हाउ विल वी फाइंड सम ऑफ डिजिट्स, उसको हम इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x प्लस 5 इज इक्वल टू 12। तो टू वेरिएबल्स, टू इक्वेशंस आ गई हमारे पास, सॉल्व कर लो उसको। ठीक है, सो व्हाट विल गेट एज सेकंड इक्वेशन इज सम ऑफ द टू डिजिट्स इज 12। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 40x प्लस 4y इज इक्वल टू 70 प्लस 7x। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़े से इजी हो गए ना, है ना? तो जो आपके टाइम स्पीड डिस्टेंस वाले हैं वो सबसे मुश्किल क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे बस आराम से सब्ट्रैक्ट ऐड करना, दिस विल बी x इज इक्वल टू 2y। यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 2y प्लस y इज 12, y की वैल्यू आ जाएगी 3। अगर y 3 है तो x कितना आ जाएगा, 6। सो द नंबर विल बी 63। Therefore, the original number is 63। तो 63 को 36 से करते हो तो ऑफ कोर्स वो 7/4 बन के ही आ रहा है। और जो हमारा टेंस डिजिट है वो डबल ही है यूनिट्स प्लेस का। फिर हो गया ना बच्चों? ठीक है, अब इसके बाद का जो क्वेश्चन है ना वो टिपिकल क्वेश्चन हो जाता है, जहां पे लगता है कि 3 वेरिएबल्स दिए हुए हैं पर हमारा क्वेश्चन 2 वेरिएबल्स का ही है। सो दिस वुड बी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन और लीनियर इक्वेशन। सबसे इसको भी डिफिकल्ट की कैटेगरी में लाएंगे, बट नॉट एज डिफिकल्ट दैट पाइप एंड वर्क वाले। देखो, पाइप एंड वर्क वाले क्वेश्चन करवाने भी जरूरी होते हैं, और वो करवाने के बाद आपको समझना है वो भी जरूरी है। ठीक है, आपको मैं बार बार कह रही हूँ कि उन क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करना है। मैं अभी ना करवाऊं, बाद में करवाती है आपको। अभी मैंने तो करवा दिया कि वंस वी हैव डन इट वी अंडरस्टैंड कि दिस मच इज इन द सिलेबस। और अगर आपके पेपर को डिफिकल्ट करना है, आपकी क्लास टीचर को भी, सब्जेक्ट टीचर को, वो आपको यही क्वेश्चंस पेपर में देगी। जो जितना जल्दी हम इसे कर ले, जितना जल्दी हम इनकी प्रैक्टिस कर ले, उतना ही हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, तो उन क्वेश्चन से घबराना नहीं है। एक बार में वो नहीं आते, 10 बार करोगे तब भी शायद ना आए। तो की लाइज इन डूइंग इट अगेन एंड अगेन, उससे हल है ही नहीं कोई और। ठीक है, इस चीज को किसी और वे में मैं करवा सकती कि नहीं, मैं इसको आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस लास्ट टाइम भी पेपर में आया हुआ है क्वाड्रेटिक में।
लीनियर में नहीं आया था, क्वाड्रेटिक में आया था, बट कहीं ना कहीं तो वो कवर हो ही रहा है। तो अब जब हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ 3 digits हैज 100 digit 4 times the unit digit and the sum of 3 digits is 14. If the digits are written in reverse order, the value of the number decreases by 594. Find the number. है ना? अभी तक मैंने 2 digits की बात की थी, ये लौता क्वेश्चन है जो 3 digits में आएगा। और अगर किसी क्लास ने इसको डिफिकल्ट करना है टीचर ने, तो सबसे आपको ये क्वेश्चन दे देगी टेस्ट पेपर में। तो आपने करना क्या है, लेट द डिजिट एट हंड्रेड्स प्लेस। 3 digits है ना, तो तीनों में x। लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस, इसको ले लिया y। लेट द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस एज z। नंबर क्या बनकर आएगा? अब क्योंकि 100 प्लेसेस है, मैंने आपको नंबर फॉर्म करना सिखाया था ना। 100 प्लेस पे क्या है? x। टेंस प्लेस पे क्या है? y। यूनिट्स प्लेस पे क्या है? z। तो नंबर कैसे बनेगा वो एक्सपेंडेड फॉर्म का? 100 प्लेस वाला मल्टीप्लाई होगा 100 से, 10 वाला 10 से, और यूनिट प्लेस का एज इट इज। ठीक होगी बात ये, राइट? फिर उसका रिवर्स नंबर, रिवर्स भी किया हुआ है ना इसको। तो जब भी क्वेश्चन में अगर आप पढ़ रहे हो कि रिवर्स किया जा रहा है, तो रिवर्स नंबर भी फॉलो कर लो। रिवर्स नंबर में क्या हो जाएगा? जो हंड्रेड्स है वो यूनिट्स प्लेस पर, यूनिट्स वाला हंड्रेड्स प्लेस पर, टेंस वाला वही रहा। इफ द नंबर इज 134, तो रिवर्स क्या हो जाएगा? 431। ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, 10 वाला अपनी जगह पे ही रहा। तो बताओ रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा? बताओ। 100 z प्लस 10y प्लस। ठीक है, अब क्वेश्चन में आते हैं। A number of 3 digits has 100 digit। 100 digit क्या था? x as 4 times the units digit। Sum of 3 digits x plus y plus z is 14। ठीक है, और x प्लस वाई प्लस जेड में x की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? 4z प्लस वाई प्लस जेड इज 14। तो मेरे पास आ जाएगा 5 प्लस 5z इज 14। तो जो नंबर हमें लग रहा था कि 3 वेरिएबल्स में है, वो इजीली इक्वेशन हमारी 2 वेरिएबल्स में आ गई। अब कहा है द डिजिट्स आर रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर, द वैल्यू ऑफ नंबर इज डिक्रीज्ड। हमारा ओरिजिनल नंबर ये था हमारे पास, इसको रिवर्स कर दिया तो नंबर छोटा हो गया। ठीक है, इसका मतलब 100x प्लस 10y प्लस z। ठीक है, ये नंबर रिवर्स करने पे छोटा हो जाता है। दूसरा नंबर जो है 100z प्लस 10y प्लस x, इसमें 594 माइनस होगा या इसमें? इक्वेशन क्या बनेगी? ओरिजिनल नंबर छोटा हो गया, तो माइनस 594 इज इक्वल टू द न्यू नंबर, द रिवर्स नंबर। समझ में आ गया? तो यहां पर मुझे प्लस 594 करना था इस साइड पर, अगर मुझे इक्वेशन बनानी है। अब देखो इसमें फिर से आप रियलाइज करोगे कि ये 10y और ये 10y कैंसल हो जाता है। ठीक है, सो यहां से वुड बी 99x माइनस 99z इज इक्वल टू माइनस 594। x की जगह आई कैन पुट इट 4z हियर। यहाँ पे प्लस 5, मैं इसको यहाँ पर लेके इस साइड।
तो यहां से आ जाएगा 99 इंटू 3z इज इक्वल टू 594। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 178 178, और जब इसको सॉल्व करोगे, या नॉट 178, 3 से किया तो हाँ 198 198, और जब इसको सॉल्व किया तो विल गेट 2, तो z विल बी इक्वल टू, ठीक है, z की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 8 आ गई, और y की वैल्यू, if I put z as 2 here, y will be equal to, so number is 840। क्लियर हो गया इतना सबको? ठीक है, नंबर इज 842। अब आपका क्वेश्चन नंबर 12, पहले वाले क्वेश्चन में और इसमें क्या फर्क है? पहले वाला क्वेश्चन भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस वाला क्वेश्चन ही था, ठीक है। On selling a tea set at 5% loss and a lemon set at 15% gain, a shopkeeper gains, वहां पर उसको रिसीव्स था, वहां पर उसको टोटल सेलिंग प्राइस रिसीव हुई थी, यहां पर उसको इतना नट शेल रिसीव हो रहा है, दिस इज द फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस इन मनी। समझ में आ गया? तो वहां पर आप 5% लॉस का मतलब 95% ले रहे थे सेलिंग प्राइस को, 5% लॉसेस, 100 में से 5% लेस हुआ, 95% होगी सेलिंग प्राइस। ठीक होगी बात ये? लेकिन यहां पर हम क्या लिखेंगे कि लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ टी सेट इज ₹X, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ लेमन सेट इज इक्वल टू ₹Y। तो यहां पर जो 70 दिया ना, ये गेन्स लिखा हुआ है, रिसीव नहीं लिखा हुआ। उसको मनी इतनी नहीं मिल रही है, उसको अपनी कॉस्ट के ऊपर ₹70 एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो आप क्या लिखोगे? 5% लॉस का मतलब 5% एक्स लोगे, 5% ऑफ एक्स प्लस 5% लॉस था ना, तो माइनस 5% एक्स माइनस 5% ऑफ एक्स प्लस 15% ऑफ वाई इज इक्वल टू 70। टी सेट को वो 55% पर सेल कर रहा है, +5 पर, ठीक है। तो 5x ऑफ 100 प्लस 10% ऑफ y, लेमन सेट को 10% गेन पे है, ही गेन्स 1, ठीक है। तो इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 130 दिया हुआ है। पहले में जो 70 है दैट इज दूसरे वाला प्रॉफिट माइनस पहले वाला लॉस। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, 5% वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास अब आंसर आ जाएगा 25%, 25 y अपॉन 100 इक्वल्स टू 200, ये आएगा ना? ट्वेंटी फाइव y अपॉन 100 इज इक्वल टू 200, तो यहां से ये 8, y इज इक्वल टू 8, ठीक है। y 800 हो गया, सो वील पुट द वैल्यू ऑफ y एज 800, तो 120 माइनस 5x बाय 100 माइनस 50, x 1000 आ गया, ठीक है। सो द कॉस्ट ऑफ टी सेट इज 1000, कॉस्ट ऑफ लेमन सेट इज 800 माइनस 50। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन नंबर 13 आपका आराम से हो जाएगा, अगर हो सकता है रिपीट किया हो तो प्लीज देख लेना इसको। आई थिंक रेपिटेशन है 13th में। क्वेश्चन नंबर 14 अगेन,
मिक्सचर्स का क्वेश्चन है, जैसे हमने एसिड वाला क्वेश्चन किया था वैसे ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें लिखा है ज्वेलर हैज बार्स ऑफ 18 कैरेट गोल्ड एंड 12 कैरेट गोल्ड, हाउ मच ऑफ ईच मस्ट बी मेल्टेड टुगेदर टू ऑब्टेन a bar of 16 carat gold weighing 120 grams. तो 18 grams, let the quantity of 18 grams gold be X, let the quantity of 12 grams gold be Y. X प्लस Y दोनों को इकट्ठा मिलकर कितना हो रहा है? 120. जो वेट हो रहा है वो 120 हो रहा है. 18 कैरेट है, मैंने ग्राम्स लिख दिया ना, गलत है. कैरेट तो वी ऑल अंडरस्टैंड ना. गोल्ड की प्योरिटी को मेजर करने के लिए वी यूज कैरेट्स. ठीक है ना. और प्योर गोल्ड कौन कितने का होता है? 24 कैरेट. राइट. तो इन दोनों को मिक्सर बनाकर हमें 16 कैरेट गोल्ड चाहिए. ठीक है. तो जब मुझे पता है प्योर कैरेट इज 24, तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी. 18x डिवाइड बाय 24 प्लस 12y डिवाइड बाय 24 इज इक्वल टू 16 बाय 24 ऑफ x प्लस y. जैसे आपने 100 में किया था एसिड सॉल्यूशन में, तो ये आपका 24 थ्रू आउट कैंसिल ही हो जाएगा. एक्स वाले मिक्सचर का 18 कैरेट गोल्ड के आप एक्स ले रहे हो, उसमें 18 कैरेट है. बाय वाले बाय ग्राम्स में 12 कैरेट है. और टोटल हमें चाहिए एक्स प्लस वाई में 16. ठीक होगी बात ये. तो यहां से आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 4y, x इज इक्वल टू 2y. तो यहाँ पर 3y इज 120, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40. इफ y इज 40, x इज 80. So 80 grams of the 18 carat gold with 40 grams of 12 carat gold would give me 16 carat gold in purity. ठीक हो गया बेटा सबको? अब क्वेश्चन 15 जो है, आई थिंक रिपीट हो गया फिर से ये. बोर्ड्स का क्वेश्चन है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम फिर से रिपीट हो गया. वी कैन स्किप दिस क्वेश्चन. 3-4 क्वेश्चंस रह गए, फटाफट से खत्म कर लेते हैं ताकि कल हमारा सिर्फ लीनियर इक्वेशन, स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशंस प्लस आपके वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस वाले क्वेश्चन. और कल आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट खत्म हो जाएगा. इसमें कुछ और नहीं करवाने वाला रह गया. एग्जाम्पलर भी ऑलमोस्ट कवर हो गया. कम से कम इक्वेशंस में एग्जाम्पलर कवर हो चुकी है सारा. जस्ट दैट इसमें जो टाइम दिया हुआ है ना, 4 hours 48 minutes दिया हुआ है. ठीक है. टाइम जो है वो फ्रैक्शन में हो गया. 4 hour 48 minutes मतलब 448/60 फ्रैक्शन में लिख लोगे एंड देन यूल गेट द आंसर. 15th विल बी योर होमवर्क. 16th पर आ जाओ. 16th क्वेश्चन. हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन फॉर्म करो. इसकी स्टेटमेंट क्या आप फॉर्म कर पा रहे हो? 17th क्वेश्चन अगेन बोर्ड वाला क्वेश्चन है. बोर्ड्स में आया हुआ है आपके वाले सेट में, आपके रीजन में जो सेट आता है वही वाले में. और 18th वॉज, हाँ, 18th क्वेश्चन ऐसा था जो लास्ट टाइम रिविजन्स में था. तो लेट्स सी अगर ये सॉल्व होता है कि नहीं. सो नाउ वी हैव क्वेश्चन 16, 17, 18. 3 क्वेश्चंस रहते हैं और हमारी ये एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी. मैं सिर्फ इसमें इक्वेशंस फॉर्म करवा देती हूँ. सॉल्विंग आप घर पे करके कल आंसर्स हम कंफर्म कर लेंगे. 1 kg of tea and 4 kg of sugar together cost ₹220. 1 kg tea and 4 kg sugar. If the price of sugar increases by 50% and tea increases by 10%, cost would have been 266. बना सकते हो इक्वेशन. ओरिजिनल कॉस्ट निकालनी है. तो पहले तो एज्यूम क्या करना है? लेट द सीपी ऑफ 1 kg टी कितना? x. Let the cost price of 1 kg sugar is equal to y. ठीक है. पहली इक्वेशन क्या होगी? 1 kg टी 4 kg शुगर, x प्लस
4y इक्वल्स टू, अब इसमें बता दिया प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेस बाय 50%, तो कितना हो गया प्राइस? 50% से इंक्रीज हुआ है, 150% हो जाएगा। अगर ये बात समझ लेते हो ना तो परसेंटेजेस समझ में आ गई हैं। ठीक है, अब इस चीज को आप इसको x प्लस 50x/100 करके सॉल्व करो, या डायरेक्टली आप यहाँ पर इस स्टेप्स के मार्किंग नहीं मिलती कि मैंने इसको 150x/100 लिख लिया, बिल्कुल ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने की बैकएंड में जरूरत नहीं है कि क्यों मैंने 150 लिखा है। ठीक है, एंड प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेस बाय 10%, तो अब कितना हो गया? 110, 110 y/100 हो गया, लेकिन 4 kgs ले रहे हो, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 440y/100 एंड द कॉस्ट वुड बी 266। अब इसे सॉल्व कर लो। क्या लिखा है? तो ध्यान रखने वाली बात पता क्या थी? देखो यहाँ पर, ये देखो गलती होगी ना, यहाँ पे प्राइस ऑफ शुगर लिखा हुआ है और हम प्राइस टी की इंक्रीज कर रहे हैं। लास्ट टाइम जब करवाया था क्वेश्चन ना, तो ये चीज स्पेशल कहा था ध्यान रखने के लिए, और मैं अभी यहाँ पर खुद ही गलती कर रही हूँ। राइट, सो द प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेस बाय 10%, तो यहां पर आएगा 110, एंड प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेस बाय 50%, तो ये जो 110 है ये 1.5y हो गया। ठीक है, जो न्यू प्राइस है वो कितना हो जाएगा? 1.5y, और आप 4 kgs ले रहे हो, तो यहाँ पे आ जाएगा 6y इज इक्वल टू 266। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है, यही ट्रिक क्वेश्चंस हैं, यही ट्रिकी चीजें हैं जो बोर्ड्स काफी बार क्वेश्चंस में दे देते हैं। राइट, तो x प्लस 4y इज 220, बात समझ में आ गई ना? यहाँ पे शुगर लिखा हुआ था, शुगर 50% इंक्रीज हो रहा है, अब शुगर को y लिया हुआ है आपने, तो इसको 50% इंक्रीज करोगे और इसको 10%, तो ये 1.1x हो जाएगा, और हमारी इक्वेशन बन जाएगी 1.1x प्लस 6y इज इक्वल टू 266। ठीक है, तो ये है 1.1x प्लस 6y इज इक्वल टू 266। नाउ विल मल्टीप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो आसान हो जाएगा, इसको 1.1 से मल्टीप्लाई किया, 1.1x प्लस 4.4y इज इक्वल टू 242, और ये आ गया 1.1x प्लस 6y इज इक्वल टू 266, तो ये कैंसिल हो गया। 6 माइनस 4.4 हो जाएगा 1.6,
माइनस 1.6y इज इक्वल टू माइनस किया 4 और ये मेरे पास आ जाएगा 24, यही आ रहा है -24। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 240/16, y इज इक्वल टू 240/16 which will give me 15. So y will come as 15, जिससे x की वैल्यू आ गई 220 minus 60 which is, so cost of 1 kg tea, cost of 1 kg tea is 160, cost of 1 kg sugar is 15 rupees. क्लियर हो गया? चलो ये दो क्वेश्चंस रह गए हमारे, दोनों होमवर्क में ले लो, प्लस जो आपका पहला डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम वाला क्वेश्चन था वो होमवर्क। ठीक होगी बात? ये कल हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, राइट?